नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं MBIAS और ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है लक्ष्मीकांत की। ठीक है, लास्ट जो वीडियो थी या जो क्लास थी उसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है, चैनल लिंक है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में पिंड किया हुआ मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, तो जो भी PDF है या जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सीधे वहाँ पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर कुछ चीज़ छूट जाती है, अगर मेरा पढ़ाई हुआ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई चीज़ छूट जाती है तो वहाँ आप सीधे जाइए, आप सीधे वहाँ पर मतलब सीधे आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, ये है मेरा व्हाट्सएप लिंक। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप होती क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसमें गैप बना लूँ, उसके बाद चीज़ें अपने को समझ में बेहतर आएंगी। चलिए, और अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर कोई चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है, मतलब मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद भी अपनी वीडियो को एनालाइज़ किया, मैं कभी कभी बहुत तेज़ चला जाता हूँ, तो कुछ एक दो फैक्ट्स बीच में छूट जाते हैं, तो आप कमेंट करके उनको लिखें कि मैं मतलब कुछ भी। वैसे तो कमेंट्स मेरे को थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। मैंने देखे हैं कुछ एक दो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उसके लिए थैंक यू। कोई भी कमी आपको दिखती है तो आप उसमें लिखें, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है जो मैं बता रहा हूँ, कुछ आपको अच्छा, मैं कई बार गलत हो सकता हूँ कुछ एक दो फैक्ट्स में ना, क्योंकि बोलते हुए कई बार गलत चीज़ें मुँह से निकल जाती हैं, तो वो भी आप उसमें कमेंट में लिख दें। अगर आप उस चीज़ को पकड़ लेते हैं तो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, और जो मेरी गलती है उसे रिकॉल मैं कर लूँगा अगर आप कुछ चीज़ें ठीक कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप होती क्या है, ठीक है, तो अपन एक चीज़ समझ लेते हैं कि कोई भी जो देश है ना, कोई भी टेरिटरी है, उसमें जो लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों को जो भी अधिकार होते हैं, या जो वहाँ के लोग परमानेंट रहने वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं सिटीजनशिप या फिर नागरिक। ठीक है, और उनको जो अधिकार मिले होते हैं ना, या उनको जो ये लीगैलिटी मिली होती है उस टेरिटरी की गवर्नमेंट से, या वहाँ पर जो जो नियम कानून काम कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, अब किसी टेरिटरी में रहने वाले दो तरह के लोग रहते हैं, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। सपोज करते हैं, मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में चीज़ों को समझाऊंगा, किताब में सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन समझने की बात है कि एक बार पढ़ें और फिर आपको बार बार रिवाइज ना करना, 10 बार करके भी वही चीज़ पढ़नी है और 3 बार पढ़ के भी वही चीज़ पढ़नी है। चलिए, तो मानकर चलते हैं ये एक टेरिटरी है। ठीक है, एक टेरिटरी में इसमें दो तरह के लोग रहते हैं। अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांट दूं इस तरह से, तो ये वाले तो लोग हैं जो इसी के रहने वाले नहीं, परमानेंट यहीं पर रहते हैं। ये वाले जो लोग हैं टेम्परेरी बेसिस पर हैं, यानी किसी और जगह के रहने वाले, यहाँ पर या तो सिर्फ व्यवसाय के लिए आए, या तो घूमने आए, या तो कोई भी और पर्पस हो सकता है। जो परमानेंट इसी इलाके में रहते हैं, या जिनको यहाँ के कुछ मतलब यहाँ पर स्थायी रूप से रहते हैं, उनको हम सिटीज़न कहते हैं। और जो वो लोग हैं जो किसी दूसरे देश के मतलब परमानेंट रहने वाले हैं, यहाँ पर कुछ समय के लिए रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एलियन। सॉरी, ठीक है, तो गड़बड़ कर गया। ठीक है, चलिए, जो यहाँ पर रहने वाले स्थायी रूप से वो सिटीजन होते हैं, और जो बाहर के आने वाले लोग हैं उसको हम बोलते हैं एलियन। ठीक है, तो फिलहाल अपने पास दो तरह के लोग हैं। पहले लोग तो वो जो यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे सिटीजन। ठीक है, दूसरे वो लोग जो बाहर से आकर रह रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे एलियन। अब एलियन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, समझना है अपने को एक चीज़ को। कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर दो हिसाब से रह रहे हैं। जो परमानेंट रह रहे हैं उनको हम सिटीजन बोलेंगे, इन्हें अलग तरह के अधिकार होते हैं। और जो टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ हम रह रहे हैं, इन्हें एलियन बोलते हैं, इन्हें अलग तरह के अधिकार होते हैं। चलिए, तो एलियन भी दो तरह के होते हैं। एलियन मतलब प्रवासी, प्रवासी बोलेंगे, या बाहर के आने वाले लोग। ठीक है, हिंदी में थोड़ा मेरा हाथ ऐसा ही है, गड़बड़ हो तो आप उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, एलियन में क्या है, दो तरह के लोग हैं। एक तो होते हैं फ्रेंडली, ठीक है, मानकर चलो भाई USA से या तो फिर इजराइल से आकर भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं एनिमी, है ना। एनिमी एलियन वो होते हैं जो देश भारत के अगेंस्ट काम करता है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, ये कुछ ऐसे देश होते हैं जो भारत के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ के यहाँ पर रहने वाले लोग जो होते हैं वो एनिमी एलियन होते हैं। ठीक है, और वो लोग जिनके साथ भारत के संबंध, जिन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, उस तरह के जो भारतीय लोग, जो बाहर के लोग हैं या एलियंस हैं, उन्हें हम फ्रेंडली एलियन बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास राइट्स होते हैं ना, जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसके बारे में हम आगे इस चैप्टर से आगे हम फंडामेंटल राइट्स की हम बात करने वाले हैं, तो वो जो हमारे राइट्स होते हैं ना, सिटीजन के लिए कुछ होते हैं, फ्रेंडली एलियन के लिए कुछ होते हैं, और एनिमी एलियन के लिए कुछ होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो आर्टिकल 22 है ना, आर्टिकल 22 वो एनिमी एलियन को नहीं मिलता है। क्या है आर्टिकल 22 जो है, मैं विस्तृत यानी एक्सप्लेन करूंगा आगे खुले, फिलहाल मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कुछ करके ये हमारा आर्टिकल 22 है, वो एनिमी एलियन को नहीं मिलता है। चलिए, तो इसमें फ्रेंडली एलियन को भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो कुछ राइट्स हैं जो सिटीजन से कम मिलते हैं, लेकिन एनिमी एलियन से ज़्यादा मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 15
16 ये आपको इसी तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा अभी 15 क्या है 16 क्या है, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें मैं बिल्कुल एक्सप्लेन आपको करूंगा। फिलहाल मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा किससे रिलेटेड है। 19, 29 एंड 30 ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? सिर्फ सिटीजन को, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स होते हैं ना, तो वो फ्रेंडली एलियंस को मिलेंगे, ठीक है। जो भी आर्टिकल्स है, दूसरे जो भी राइट्स हैं वो फ्रेंडली एलियन को मिलेंगे, और आर्टिकल वाइज एनिमी एलियन को नहीं मिलता है, फ्रेंडली एलियन को मिल जाता है, सिटीजन को मिल जाता है। यानी जो राइट्स इसको मिलेंगे वो तो सिटीजन को मिलेंगे, लेकिन ये वाली राइट्स ना तो फ्रेंडली एलियन को ना तो एनिमी एलियन को मिलने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के राइट है। अब इसमें 15 आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 बताता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन बताता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, सेक्स, है ना, डेट ऑफ बर्थ एंड रिलीजन है। आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 हमें बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, रेजिडेंशियल मूवमेंट की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 जो हमें क्या बताता है? माइनॉरिटीज़ के बारे में बताता है, उनके राइट्स के बारे में, मतलब उनकी कल्चरल जो डिस्टिंग्विशनेस है, यानी जो उनकी अलग जो कुछ ट्राइब्स है वो अपने हिसाब से रह रही है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी जो कल्चर अलग है, उनकी स्क्रिप्ट्स अलग हैं, उन सबको बचाने की बात करता है, और उनसे रिलेटेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और इकोनॉमिक, है ना, जो बेनिफिट्स हैं, उनसे रिलेटेड सारी बातें 29-30 में की गई हैं। चलिए, तो ये आर्टिकल्स हमें मिलते हैं सिटीजनशिप। इस तरह से हमने समझा कि सिटीजन कौन है और जो एलियन है, फ्रेंडली कौन है, और राइट्स किसको मिलने हैं और कौन से राइट्स किसको नहीं मिलने हैं, ये सारे पढ़े। अच्छा, सिटीजन को, जो सिटीजन्स होते हैं उनको ये जो राइट्स मिलते हैं, साथ ही साथ जो कुछ ड्यूटीज़ होती हैं वो सिर्फ हमें सिटीजन को दी जाती हैं। हम एलियन पर उस तरह की जो ड्यूटीज़ होती है ना, ड्यूटी हम पढ़ेंगे पार्ट 4A में, और उसमें 51 ये जो आर्टिकल है वो हमें ड्यूटीज़ के बारे में बताएगा। टोटल 11 ड्यूटीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो जो ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे उसके अलावा भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें करनी होती है, जैसे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन की तो रिस्पेक्ट करनी, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, और टैक्स वगैरह भरना, ये सारी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हैं, दोनों तरह की ड्यूटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, ठीक है। तो हमें सिटीजन्स को ये करनी होती है, इन पर दबाव नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट इसमें क्या है? अच्छा, वो अभी हम देखेंगे। प्रेसिडेंटशिप नेक्स्ट हम आते हैं। अभी हमने समझा सिटीजनशिप मोटे तौर पर हल्का हल्का है क्या, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गए। किस तरह के सिटीजन होते हैं, मतलब किस तरह के लोग होते हैं, सिटीजन होते हैं, एक एलियन होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट हम चीज़ें समझेंगे कि सिटीजनशिप में भी सिंगल सिटीजनशिप एक शब्द आता है जो लक्ष्मीकांत में चैप्टर में है, हेडलाइन है, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे दूसरी चीज़ों पर आने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्या समझने वाले हैं? हम समझेंगे, थोड़ा इसको हम कर लें ब्लैक, है ना, सिंगल सिटीजनशिप, है ना। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है? सिंगल सिटीजनशिप मैं आपको पहले बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम यूएसए की बात करते हैं ना, या हम यूएसए की बात करें या तो हम स्विट्जरलैंड की बात करें, किसकी बात करें? स्विट्जरलैंड की। शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्विट्जरलैंड, है ना, इस पे आई है ये डब्ल्यू। स्विट्जरलैंड की बात करें, यूएसए की बात करें, तो इनमें होता क्या है, जैसे एक पूरा एक संघ है, ठीक है, कुछ इस तरह से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से है, यहाँ से ऊपर कनाडा है, यहाँ के आसपास हमारा यूएसए है, ठीक है, और ये वाला हमारा मैक्सिको है, ठीक है, यहाँ पर हमारा कैलिफोर्निया का कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो ये जो यूएसए है ना, जब मैं इस वाले हिस्से की, इस वाली टेरिटरी की मैं बात करता हूँ, तो इस टेरिटरी में टोटल 50 के आसपास स्टेट्स हैं, है ना, जिसके बारे में आगे भी मैं बता चुका हूँ। इन 50 के आसपास ये जो बने, ये अब जो यूएसए बना, तो इन 50 स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट किया, जो कि मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इन 50 स्टेट्स ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया कि हम सारे स्टेट, क्योंकि हम वीक हैं, हमारे पास उतनी पावर नहीं है कि हम एक एक करके किसी दूसरे देश से, दुनिया में दूसरी ताकतों से हम लड़ पाएँ, तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता रहा हूँ ताकि ना हिस्टोरी में, ताकि आप इसको मतलब भूले ना। तो इन 50 स्टेट्स ने मिलकर एक काम किया कि हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे और एक बहुत बड़े टेरिटरी का निर्माण करेंगे, बहुत बड़ी टेरिटरी बनाएंगे। वो टेरिटरी ना एक रूप से काम करेगी, ठीक है, जब हम बाहर किसी व्यक्ति से, बाहर किसी ताकत से लड़ने वाले होंगे। लेकिन जब हम अंदर की तरफ बात करेंगे ना, यानी यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब हम अंदर की बात करेंगे ना, तो 50 स्टेट्स आपस में एक ऑटोनॉमी होगी, ठीक है, यानी हमारे अपने नियम होंगे, हमारी अपनी सिटीजनशिप होगी, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या कि ये जो 50 स्टेट्स है ना, इसमें रहने वाले जो सिटीजन है, यानी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ का व्यक्ति अलग सिटीजन होगा, इस एरिया में यानी 50 स्टेट्स के जो लोग हैं वो अलग अलग सिटीजन होंगे।
इसमें एक स्टेट का जो सिटीज़न है वो दूसरे स्टेट का सिटीज़न नहीं होगा जब हम स्टेट सिटीजनशिप की बात करेंगे। लेकिन जब हम यूएसए की सिटीजनशिप की बात करेंगे तो जो यहाँ का सिटीज़न होगा और जो यहाँ का सिटीज़न होगा वो पूरे यूएसए का सिटीज़न होगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह से, ये है यूएसए, यहाँ पर ये कुछ स्टेट्स बने हुए, ठीक है। यानी जो हम स्टेट सिटीजनशिप की बात करते हैं तो जो यहाँ का सिटीज़न है ना वो यहाँ का नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ का नहीं होगा। इसी तरह जो यहाँ का वो यहाँ का नहीं होगा। लेकिन जब हम यूएसए की सिटीजनशिप की बात करेंगे तो यहाँ का सिटीज़न इस पूरे, है ना, इस पूरे हिस्से का सिटीज़न होगा। भाई ये जो स्टेट है यूएसए में आ रहा है ना, इसी तरह जो यहाँ का सिटीज़न है वो भी इस पूरे जो बड़ी वाली टेरिटरी यूएसए की उसका सिटीज़न होगा, ठीक है। तो इस तरह से दो सिटीजनशिप की बात हुई, क्योंकि एक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अपने अधिकार हैं जो उसके लोगों को देने। भाई एक मोहल्ले में क्या होता है, एक तो हमारी, अगर हम इसे अपने लेवल पर समझे, एक मोहल्ले में एक सोसाइटी होती है, तो कुछ तो ऐसे अधिकार होते हैं जो सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं जो एक घर के अंदर होते हैं। अब मैं अपने पैसे की कमाई किसी बाहर के व्यक्ति को थोड़ी दूंगा, है ना। तो जो मेरे मम्मी पापा है जो मेरे ऊपर करेंगे वो दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे, या दूसरे के मम्मी पापा मेरे ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो एक अलग स्टेट हो गया, मेरा जो परिवार है एक अलग स्टेट हो गया। लेकिन एक सोसाइटी जो है, कुछ हमें कंट्रीब्यूशन उस सोसाइटी में भी करना है, कुछ उस सोसाइटी को हमारे लिए कुछ करना है, वो उस पूरे पर अलग, वो उस सोसाइटी में हम अलग मेंबर होंगे तो वहाँ पर सिटीजनशिप अलग होगी। तो ये हमने समझा डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या है। अब इसमें सिंगल सिटीजनशिप हम समझ लेते हैं है क्या। तो इसको मैं थोड़ा सा, चलो साफ नहीं करते, नीचे जगह बना लेते हैं। अब हम आते हैं सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, क्योंकि हमने पिछली जो हमने पिछला जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने पढ़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पढ़ना बहुत जरूरी है सीरीज से। जो लक्ष्मीकांत बुक है ना वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन की हुई है, डिफाइन की गई है। हर एक चैप्टर को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप एक चैप्टर पढ़ें, नेक्स्ट चैप्टर में उसका यूज़ होने वाला है। तो एक भी चैप्टर मिस मत करो। अगर ये आप चैप्टर देख रहे हो तो इससे पहले थोड़े से चैप्टर जाकर, अगर आपको आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही वीडियोज़ आपको देखनी है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप जो है मतलब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो पहले आप एक बार पीछे जाके वीडियोस देख लो, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ समझने में आसान होगी। वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं, आप चाहो तो खुद से बुक पढ़ के कर सकते हो, लेकिन बुक से जो आप पढ़ने में 3 घंटे लगाओगे, 4 घंटे लगाओगे, वो शायद 1 घंटे में मैंने उस वीडियो में कवर किया है। तो थोड़ा सा टाइम बचा दूंगा, बस इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि सिंगल सिटीजनशिप जो है जब भारत का, मैंने आपको बताया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली बार बताई, वो आप प्लीज़ जाकर पढ़ना। तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो भारत है ना वो पूरी की पूरी एक टेरिटरी है। मैं एक बार भारत बनाने की कोशिश करता हूँ, गड़बड़ ना हो, ठीक है जी। तो हल्का सा ठीक है जी। तो ये हमारा भारत है। अब इसमें जो हमारी टेरिटरीज है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से लेना था इस तरह से, क्या इस पे आपको ध्यान उतना नहीं देना, ठीक है। चलिए तो ये हमारा भारत है। अब इसमें अपने को एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, ये स्टेट्स बाद में बने, पहले पूरी एक टेरिटरी बनी, उसके बाद इन स्टेट्स को हमने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मैंने आपको पढ़ाया, इन स्टेट्स को बनाना शुरू किया गया। पहले 4 ग्रुप थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए। तो ये सारे स्टेट्स बाद में बने, ऐसा नहीं है कि स्टेट्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। ये जो आज स्टेट है वो बार बार बदलते रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जो वास्तविकता में एग्जिस्ट करता था, जब भारत आज़ाद हुआ, जब सब कुछ एक साथ जा रहे सारे स्टेट्स मिल गए, तो उन सबको मिटाया गया कि इन स्टेट्स का कोई वजूद नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इस, है ना, इस प्यारी सी चीज़ का, है ना, इस प्यारी सी चीज़ का जिसका नाम भारत है, ठीक है, इसका ही इकलौता एग्जिस्टेंस होने वाला है। और इसको हम छोटे छोटे स्टेट्स में हम तोड़ेंगे। हम इसमें उत्तराखंड बनाएंगे, जो बाद में बना, हम इसमें उत्तर प्रदेश बनाएंगे, इस तरह से हम इसमें पंजाब बनाएंगे, हरियाणा बनाएंगे, हम इसमें गुजरात राजस्थान बनाएंगे, या फिर हम इसमें वो महाराष्ट्र बनाएंगे, ठीक है, हम इसमें केरल बनाएंगे, तमिलनाडु बनाएंगे, कर्नाटक बनाएंगे। इस तरह से सारे स्टेट्स हमने बाद में बनाए, ठीक है। और इन स्टेट्स को बनाने की एक वजह थी कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो। वो अलग बात है कि जब ये स्टेट्स बन रहे थे ना, तो जो मांग हुई थी वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर हुई थी, यानी भाषा के आधार पर स्टेट्स बने। लेकिन जब यूनियन ने काम क्या किया कि इन्होंने भाषा को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखा, और इस जो स्टेट्स है, जो भी राज्य बने, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बांटा या फिर बनाया, छोटे छोटे स्टेट्स बने। अब क्योंकि अब इस चीज़ को समझना बड़े ध्यान से, मैं एक बार इनको साफ कर दूँ ना, क्योंकि अपने को स्टेट्स नहीं देखने हैं, अपन क्या देख रहे हैं, सिटीजनशिप देख रहे हैं। देखो जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो कई बार ऐसा लगेगा कि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक बार जो दिमाग में भर गई ना,
आप हर बार जो भी लिखोगे आपको हर बार वही चीज़ क्लिक करेगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब हम सिटीजनशिप की बात देख रहे हैं तो हम अंदर स्टेट से नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस टेरिटरी की बात करने वाले हैं, इस टेरिटरी की बात करने वाले। इस टेरिटरी के अंदर जो ये ग्रीन में मैंने बनाई है बाउंड्रीज, इसके अंदर रहने वाले लोग कौन है? सिटीजन हैं। उनको मिलने वाले अधिकार कैसे होंगे? सिटीजनशिप होंगे। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति चाहे यहाँ रहता हो, चाहे यहाँ रहता हो, चाहे यहाँ रहता हो, चाहे यहाँ रहता हो, सबके सब अधिकार कैसे हैं? एक से हैं, है ना। तो अब यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति को अगर मैं एक टेरिटरी डिफाइन कर दूँ तो ये, ठीक है जी, यहाँ पर मैं एक टेरिटरी डिफाइन कर दूँ तो ये क्या हो गया? गुजरात हो गया। यहाँ पर मैं एक टेरिटरी डिफाइन कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? इधर से ऐसे जाके ना, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारा उड़ीसा भी हो जाए, यहाँ पर हमारा आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, यहाँ पर केरला आ जाएगा, इस तरह से ना, और यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। तो स्टेट्स बाद में बने, तो सिटीजनशिप अपने को, और सिटीजनशिप पता कब लागू हो गई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? 26 नवंबर, ये भी 1940, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 49 हुए, है ना। ये डेट थी जब हमारा जो इंडियन पॉलिटी हमारी हमने अडॉप्ट कर ली थी, और उसी दिन हमारी सिटीजनशिप जो है ना वो क्या हो गई थी? वो हमारी मतलब उसी दिन हमारा सिटीजनशिप वाले आर्टिकल्स वगैरह सब लग गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल कुल मिलाकर आपको सारी रामायण वगैरह आपको सारी सुनाई, राम कथा मैंने आपको सारी सुनाई। सिंपल सी एक बात बताई कि जो यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति है ना, यानी गुजरात के पास में और बंगाल के पास में रहने वाले व्यक्ति, दोनों के जो सामान्य अधिकार हैं, जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं, वो एक बराबर है, ठीक है। तो स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो बताऊंगा। फिलहाल तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो सिंगल सिटीजनशिप हमने क्या बताया? जो लोग हैं वो यूनियन के द्वारा सिटीजनशिप उनको मिलेगी, और वो अलाई एलिजेंस किसको रखेंगे? यानी वो प्रति जो बद्धता है ना, जो वो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से मतलब एलिजेंस समझ लो, मेरे को हिंदी में वो बिल्कुल शब्द याद नहीं आ रहा है, तो जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। जो एलिजियंस है ना वो यूनियन के लिए होगी, ना कि स्टेट्स के लिए, ठीक है। चलिए, प्रतिबद्धता शायद उसको शब्द को बोलते हैं एलिजियंस को, तो वो किसके लिए होगी? यूनियन के लिए। यानी ये स्टेट सिटीजनशिप आप ये नहीं कह सकते गुजरात का नागरिक है, वो भारत का नागरिक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये मैंने सिंगल सिटीजनशिप आपको दोनों शब्द समझाए, किताब में लिखा हुआ बहुत आसानी से भूल जाओगे, अब नहीं बोलोगे। यूएसए और इसकी दोनों की मैंने आपको कहानी समझाई। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो इसमें लिखा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है क्योंकि इस वाले चैप्टर में ना फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, डेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा, हो सकता है मैं कई बार डेट्स में गड़बड़ी कर दूँ, मैं भूल जाऊँ। तो किताब मेरे आसपास रखी है ये रही, ठीक है, यहीं से मैं पढ़ता हूँ, यहीं से आप पढ़ते हो। कोई भी ऐसा झूठ नहीं है कि भाई मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने 10 दर्जन 25 दर्जन 1000 दर्जन किताबें पढ़ी, सिर्फ यही मैंने किताब पढ़ी, इसको ठीक से पढ़ने की कोशिश की है। आप भी कोशिश करना, अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इसी किताब को पढ़ रहे हैं या कोई और दूसरी भी किताब जो आपको ठीक लगती है, तो उसे ही सिर्फ ठीक से पढ़ना। 25 किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के लिए आपको 25 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक किताब पढ़ें। एक सब्जेक्ट के लिए 25 किताब नहीं पढ़नी है कि भाई मैंने, जैसे हम पढ़ते हैं ना, कई सारे लोग ज्योग्राफी में जीसी लियोंग अलग पढ़ रहे हैं, फिर एनसीईआरटी अलग पढ़ रहे हैं। कोई एक किताब अच्छे से पढ़नी है, पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर इसको पढ़नी है। बकवास नहीं करनी कोई भी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो जो आपकी आंसर राइटिंग होगी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कभी नहीं होने वाली है, इस बात को बड़े ध्यान से रखना। एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे और एग्जाम निकल जाएगा, ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। और अगर आप इस किताब को पढ़ लोगे, एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे, तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम नहीं निकलेगा। ये सब बात यहाँ की है। जो चीज़ आप पढ़कर अगर उसे दिमाग में उतार लोगे तो आप कोई सी भी किताब पढ़ लो, बस पढ़नी ढंग से। जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़नी है। अभी इस चीज़ का हुआ हो रखा है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो मैंने एनसीईआरटी से कवर किया, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनमें मैंने एनसीईआरटी को हाथ भी नहीं लगाया। वो अलग बात है, मेरा भी नहीं निकला, क्योंकि ये मेरा टेक्निकली बोलूँ तो दूसरा अटैम्प्ट है, जो भी मैं शायद दूंगा, ठीक है। एक ही बार सिर्फ मैंने अभी तक पढ़ा है, लेकिन मैंने पढ़ी ध्यान से, ठीक है। लेकिन और मैंने कुछ 2-3 महीने शायद सारा ही पढ़ा था, बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं। जनवरी से इसी साल मैंने शुरू किया था, और इस बार मैंने एग्जाम दिया। और इस बार का एग्जाम कैसा था? 2023 का बड़ा टफ था, आपको पता है। मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, तो विजन आईएएस के कुछ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं मैंने दिए थे, तो उसमें मेरे करीब 100 के आसपास बैठ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं 4-5 नंबर से रह गया। खैर, जो भी है, मैंने जो भी है सच सारा बता दिया। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी निकाला है, और बस मेरी कोशिश है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको समझा सकूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना कोई मेंटर हूँ। जो भी मेरी गलतियाँ उन्हें दूर करूँगा, जो मुझे आता है वो मैं आपको बताऊँगा। एक तरह से मतलब कलीग्स की तरह है ना, थोड़ा 1 वे हो रखा है। आप चाहो तो इसे 2 वे कर सकते हो, कमेंट में आप लिख सकते हो, या फिर आप व्हाट्सअप चैनल पे आ जाएँ, वहाँ पर आप आएँ। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम 2 वे कम्युनिकेशन कर सकें। खैर, जो भी बाद में देखेंगे वो चीज़। तो नेक्स्ट हम आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आए, है ना। जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो शुरुआत में कुछ प्रोविजंस थे जो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे। अब मैं उनकी बात करने वाला हूँ। अभी तक मैंने आपको सिटीजनशिप बताया, सिंगल सिटीजनशिप बता दिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ ना, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, ठीक है जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है ना, इसमें सिटीजनशिप क्या है, पार्ट 2 में आती है।
पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके अंदर आर्टिकल कितने आते थे, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, मैंने आपको सारे समझाए थे। एक भी आर्टिकल आप भूलोगे नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ, बस इस बात की गारंटी में देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भाई कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। जो समझाऊँ उस टाइम आप नहीं बोलोगे, एक बार रिवीजन जरूर देना, ठीक है। बेशक से चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड करके इसी वीडियो को देख लेना, या फिर नोट्स बना लो उसको पढ़ लेना, या फिर ये किताब पढ़ लेना। जरूरी है मेरी ही वीडियो देखनी है, किसी और की भी किताब देख लेना, किसी और की भी वीडियो देख लेना, आपको कोई अंतर, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। मेरे को बांधना नहीं है किसी को कि यहीं पर पढ़ना है तो यहीं पढ़ना, बाकी सब बेकार है, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है, रिविजन जरूर करना। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है ना, ये जो पार्ट 2 है ना, ये सिर्फ इतना बताता है कि 26 जनवरी 1950 को, लिख दूँ मैं एक बार, ये थोड़ा सा डाटा लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको समझ लेना। मैं जो लिखने जा रहा हूँ ना, यहाँ पर नोट करके इसको मैं एक बॉक्स कर देता हूँ, है ना। एक मिनट, यहाँ पर ये नीचे मेरा वो आ रहा होगा इतने हिस्से में, तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 26 जनवरी 1950, इसको हम क्या बोलते हैं, कमेंसमेंट, है ना, कमेंसमेंट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट डे यानी जिस दिन जो हमारा लागू हुआ, है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो उस दिन 26 जनवरी 1950 को कौन व्यक्ति सिटीजन था, कौन व्यक्ति सिटीजन नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सिर्फ इस बारे में बताते हैं। और आर्टिकल 11 में, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 11 में अधिकार किसको दे देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ये अधिकार दे देते हैं कि कौन व्यक्ति भविष्य में 26 जनवरी 1950 को सिटीजन होगा, या फिर किसकी नागरिकता, यानी कौन व्यक्ति सिटीजन होगा और किसकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, या फिर या हिंदी में बोलूँ तो कौन व्यक्ति नागरिक होगा और उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी या खत्म हो जाएगी, या खुद से वो अपनी नागरिकता त्याग देगा। वो सारे से सारे नियम और उससे रिलेटेड जो डाटा है वो पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो किस तरह से बदलाव करे, और उसने कुछ बदलाव लाए भी, मैं आगे आपको बताऊँगा। फिलहाल तो हम किस में बात करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना डाटा वगैरह लिखा हुआ ताकि कुछ भी चीज़ आपको बताने में गलती ना हो, ठीक है, और जल्दी जल्दी काम हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले इसमें मैं आपको लिख दूं, ये जो लिखा है ना आर्टिकल 5, मैं खुद भी आपको समझा देता हूं। आर्टिकल 5 किसकी बात करता है, आर्टिकल 5 उन लोगों की बात करता है जो 26 जनवरी 1950 को, है ना, 1950 को नागरिक हैं। किस तरह के लोगों की बात कर रहा है, ऐसे लोग जो या तो भारत में पैदा हुए हो, या तो उनके माँ बाप पैदा हुए हों भारत में, या तो, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आर्टिकल 5 में एक तो वो यहाँ पर रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, है ना, ये लिखा मैंने यहाँ पे पर्सन डोमिसाइल, यानी जब 26 जनवरी 1950 है तो वो व्यक्ति उस टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी वहाँ पर रह रहा हो फिजिकल रूप से, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये है, आर्टिकल 5 की मैं कंडीशन लिख दूँ। सबसे पहली कंडीशन है डोमिसाइल की, जो मैंने यहाँ पे निशान भी लगाया हुआ, लेकिन ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं बता रहा हूँ। पहली कंडीशन डोमिसाइल की, यानी वो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट डे को भारत के अंदर रहता होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, वो व्यक्ति या तो वो व्यक्ति यहाँ बोर्न हुआ हो, या तो उसके माँ बाप यहाँ बोर्न हुए हों, है ना। तीसरी कंडीशन क्या है, वो व्यक्ति उस दिन पर जो रह रहा है ना 26 जनवरी 1950 को, वहाँ पर रहते हुए उसे कम से कम 5 साल हो गए हों, समझ रहे हो, कि यानी 26 जनवरी 1950 में वो रह रहा है तो उसके पिछले 5 साल से वो व्यक्ति यहीं पर रहता आ रहा हो। तो इन सभी केस में, ठीक है, वो व्यक्ति क्या होगा, आर्टिकल 5 जो कह रहा है वो कह रहा है वो व्यक्ति इस देश का यानी भारत का क्या होगा, नागरिक होगा, क्या होगा, सिटीजन होगा। तो मैंने आर्टिकल 5 आपको समझाया, सिर्फ इतना ही आर्टिकल 5 में है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 की हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल 6 में क्या बात आती है, आर्टिकल 6 कहता है हमसे, ठीक है, पानी मेरे को लेना होता है यार, थोड़ा ना गले का ऑपरेशन हुआ था तो गला जल्दी सूखता है, ठीक है। तो आर्टिकल 6 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 6 हमें कहता है कि जो व्यक्ति भारत, जो पाकिस्तान से भारत आए, माइग्रेट होकर, परेशान होकर, जो भी परेशानियां हो तो उतना एक्सप्लेन नहीं करना, सब आपको पता है कैसे, क्यों हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, और कब है, 19 जुलाई 1948 के बाद की बात है, कब की बात है, ये डेट भी आर्टिकल 6 में है। ये आर्टिकल 6 जो कह रहा है 19 जुलाई 1948 के पहले और बाद दोनों तरह की कंडीशन इसमें दी है। जो पाकिस्तान से भारत आए, माइग्रेट होकर आए, एक कंडीशन उसमें बिफोर की दे रखी है, एक कंडीशन उसमें आफ्टर की दे रखी है। तो जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए वो तो सीधे तौर पर यहाँ के नागरिक हो गए, ठीक है, उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, वो जब यहाँ पर आए वो यहाँ पर रहे 19 जुलाई 1948 से पहले, वो उसी दिन भारत के नागरिक हो गए, ठीक है। यानी 26 जनवरी 1950 को वो इस देश के नागरिक मान लिए गए।
19 जुलाई 1948 से जो पहले आए वो इस देश के नागरिक मान लिए गए। जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनको रजिस्टर करना पड़ा अपने आप को, ठीक है। और रजिस्टर करने से पहले की एक शर्त थी, जिस दिन आप एप्लीकेशन अप्लाई करो ना सिटीजनशिप के लिए, तो आप 6 महीने लगातार यहाँ पर रहने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको लिखी है, देखो बिफोर और ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 में या तो उसी दिन या तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उससे पहले 6 महीने आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। ये आर्टिकल 6 था। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। आर्टिकल 7 पता क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कुछ लोग थे, उन्होंने अफीम चाट ली और वो सोच रहे थे पाकिस्तान में स्वर्ग है, भारत से भागे पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पर उनको पड़े जूते, तो वापस पाकिस्तान से फिर आए भारत, ठीक है। तो ये आर्टिकल उनके बारे में बताता है। आर्टिकल 7 किसके बारे में बताता है? जो भारत से पहले पाकिस्तान गए, फिर वहाँ पर लात खाकर वापस भारत है, ठीक है। तो आर्टिकल 7 उनके बारे में बताता है। ये क्या कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, डेट थोड़ी मैंने फिर आपको बताया ना, इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा है तो कहीं गलत ना हो जाए, तो मैंने लिख रखी है। तो ये जो डेट्स है ये क्या कहना चाह रहा है, दिखेगी नहीं है ना, रंग बदल देते हैं। चलिए मैं रंग सर्वत होगा तो मीठे घात का पानी। चलिए, तो 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग यहाँ पर आए, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एक चीज़ करनी पड़ेगी, उनको एक चीज़ क्या करनी पड़ेगी, ये उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। वो सीधे तौर पर रजिस्टर नहीं होने वाले हैं। जो 1 मार्च 1947 के मतलब के बाद पहले यहाँ से कहाँ गए? पाकिस्तान, फिर वहाँ से पिट पिटाकर वापस आए यहाँ पर, उनको यहाँ पर रजिस्टर अपने आप को करना पड़ेगा। और दल बदल हो गए ना, पहले यहाँ फिर वहाँ, पता नहीं रहे ना रहे एक जगह, तो इस वजह से 6 महीने लगातार उनको यहाँ रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, किसके लिए? सिटीजनशिप के लिए, है ना। उसके बाद वो मतलब कहने का मतलब क्या है, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, 6 महीने क्या रहना चाहिए, उसके बाद वो 26 जनवरी 1950 को उनको सिटीजन मान लिया जाएगा ना, रजिस्टर्ड सिटीजन होंगे वो लोग। उसके बाद आते हैं आर्टिकल जो 8 है, वो किस तरह के लोगों की बात कर रहा है? एक मिनट, चलिए। तो वो किस तरह के लोगों की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है उन लोगों की जो भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। यानी 26 जनवरी 1950 को जो भारत से बाहर रह रहे हैं, 1950 या तो उसके बाद, कब? 19 देखो ये रहा 1 मार्च 1900, यहाँ पर आर्टिकल 7 में थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दूँ, हल्का सा मेरे को लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान गए और वापस पाकिस्तान से भारत आए, तो 26 जनवरी 1950 को या तो उसके बाद, जब वो सिटीजनशिप मांग रहे हैं ना भारत की, तब 26 जनवरी 1950 को या तो फिर उसके बाद जब वो सिटीजनशिप भारत की मांग रहे हैं, तो एक कंडीशन पूरी करनी है कि 6 महीने लगातार उन्हें अप्लाई करने से पहले यहाँ पर रहना है, फिर रजिस्ट्रेशन होगा। जो लोग बाहर गए, ठीक है, आउटसाइड भारत, उन्हें क्या करना है? अपने आप को रजिस्टर करना है। कहाँ पर? वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं, कौंसिलर, उनसे अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। ये कंडीशन है में आर्टिकल 7 में। तो आर्टिकल 8 में किस बारे में बताता है? जो बाहर है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आर्टिकल 8 आपको हमें बता रहा है जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए। आर्टिकल 7 हमें बताता है जो भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस आए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है ना, इन डेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ें बताऊं, मैंने जो गलतियाँ की वो आपको ना करनी पड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने को पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कुछ नहीं होती, थोड़ा सा अपने को सोचना है। जो करंट अफेयर में चीज़ें नहीं है उसके जो चांसेस है बहुत कम है, आपको हर चीज़ नहीं पूछेंगे। इतनी किताबें हैं कि एक जो प्रोफेसर है ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से जो बड़े बड़े विद्वान है, जो टीचर है ना, वो भी उतना नहीं जानते, ठीक है। तो फिर मेरी तो कोई औकात नहीं, मेरा तो कोई लेवल नहीं है। तो यूपीएससी एक चीज़ समझता है, उन्हें सिर्फ ये जानना है जो करंट में जो गठित हो रहा है ना, जो करंट में जो लगातार चल रहा है, उससे रिलेटेड डाटा हमारे पास कितना है। तो ठीक है, तो अपने को इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अगर डेट्स वगैरह पूछ जाते हैं, लेकिन फिर भी याद रहे। आप में से कोई चाणक्य हो, मतलब गूगल गुरु क्या बोलते हैं, गूगल एक था ना एक लड़का जो सारी चीज़ याद कर लेता है, गूगल वगैरह कुछ, तो वैसे कुछ है तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा बिलो एवरेज व्यक्ति हूँ तो उतना याद नहीं रखता हूँ, तो मैंने थोड़ा यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। हाँ, आपको कोशिश करूँगा फैक्ट आपको सही है गलत रहे, फिर भी कुछ गलत आ जाता है उसके लिए अभी से मैं सॉरी कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने आर्टिकल 8 देखा, हम आते हैं आर्टिकल 8 पे, सॉरी 9 पे। ये जो बात है ना, आर्टिकल 9 की बात हो रही है। आर्टिकल 9 हमको किस बारे में बताता है? आर्टिकल 9 में एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं, इम्प्लिसिट फॉर्म में हमें क्या बताया? इम्प्लिसिट बोलता है अंदरूनी तौर पे, यानी शब्द उसके ऐसे नहीं लिखे कि वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। वहाँ पर क्या लिखा है आर्टिकल 9 में?
आर्टिकल 9 हमसे एक बात कहना चाह रहा है, आर्टिकल 9 हमसे ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में ना फुल एज एंड कैपेसिटी, अच्छा एक शब्द आप कई बार देखोगे, फुल एज एंड कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी है। तो फुल एज एंड कैपेसिटी जो है ये सबसे पहले डिफाइंड, ये चीज़ें डिफाइंड है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके बारे में मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फुल एज क्या है, 18+, है ना, यानी जो लोग 18+ हैं, है ना, कुछ और चीज़ पर नहीं जाना, ठीक है, कुछ भी चल रहा हो, मेरे भी चल गया बताना। तो जो लोग 18+ हैं, फुल एज, और कैपेसिटी क्या है, जो फुल माउंट, मतलब जो अनसाउंड माइंड वगैरह नहीं है ना, जिनका मतलब थोड़ा मेंटली रिटायर्ड वगैरह या डिप्रेशन का शिकार, वो सारी चीज़ें या किसी दबाव में है। तो फुल एज एंड कैपेसिटी जो पूरी तरीके से सोच सकते हैं और 18 साल से प्लस है उनके लिए है। अगर वो अपनी इच्छा से दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, यानी दूसरी कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं, तो यहाँ की सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल 9? आर्टिकल 9 कह रहा है कि भैया सिंगल सिटीजनशिप ले रखो, वरना तो जूते मार के बाहर। समझ में आई बात? नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला जो हमारा आर्टिकल आता है वो आर्टिकल आता है 10, और जो आर्टिकल 10 हमें क्या कहता है, कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 अपने को क्या कहता है, एक बार सिटीजनशिप लो, है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मतलब एक बार सिटीजनशिप आपने मिली और आप अगर इसमें कोई बदलाव अपने आप से नहीं लाते हो तो हमेशा के लिए यही सिटीजनशिप चलती रहेगी आपकी, आपके मतलब जनरेशन की, नेक्स्ट जनरेशन की, जब तक आप यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं छोड़ते और कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करते। रात का 1 बजा हुआ है, वैसे तो नॉर्मल टाइम है व्हाट्सअप चलाने वालों के लिए, चैट करने वालों के लिए, लेकिन अपने दोस्त नहीं है, अपनी इंस्टा नहीं है, अपनी फेसबुक नहीं है, व्हाट्सअप पे फ़ोटो नहीं है, तो अपने लिए बहुत थोड़ा मुश्किल पड़ता है, पूरे दिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो भैया थोड़ी सी जो है हमारी मेहनत की रिस्पेक्ट कर लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट में कुछ भी लिखना है, गाली मत देना बस, बाकी जो करना करो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इनको इग्नोर करो, क्योंकि मैं वीडियो को वन एडिट मतलब एडिट नहीं करता हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो को एडिट करूँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें इग्नोर करना। आगे चलते हैं। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप है, एक बार की निरंतर चलती रहेगी जब तक आप खुद से कुछ बदलाव नहीं लाते हो, या तो फिर कोई बख्याती नहीं करते हो कि आपसे सिटीजनशिप छीन ली जाए, लात मारकर आपको इंडियन ओशन में, या तो फिर अरेबियन सी में, या तो फिर कहाँ नीचे पैसिफिक ओशन पड़ता है ना नीचे, गल्फ ऑफ मन्नार या छोटी मोटी चीज़ें, वहाँ पर लात मार के फेंक दी जाए कि भैया जाओ हमेशा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्लियामेंट पावर, ये मेन चीज़ है। आर्टिकल 11 सबसे बढ़िया चीज़ पार्लियामेंट के लिए, मेरे लिए थोड़ी, हमारे लिए भी। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी बदलाव लाने हैं, उसका अधिकार पार्लियामेंट को है। चलो ठीक है, तो उसका अधिकार पार्लियामेंट को है, और पार्लियामेंट क्या कर सकता है, सिटीजनशिप से रिलेटेड नियमों में बदलाव ला सकता है। किस व्यक्ति को सिटीजनशिप देनी है, किस व्यक्ति की सिटीजनशिप छीन ली है, वो सारे अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और जब पार्लियामेंट के पास ये सारे अधिकार है तो पार्लियामेंट तो बचेगा नहीं भैया, उसे तो अलग चुल है, वो तो कहेगा हम तो बनाएंगे, हम थोड़ी ना रहने वाले, हम तो लाएंगे बदलाव। ठीक है, तो उन्होंने जो सबसे पहले सिटीजनशिप एक एक्ट आया, जो ज़रूरी चीज़ है, जो अपने को पता होनी चाहिए, जो जड़ है, जो रूट है, वो अपने को पढ़नी है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, कौन सा एक्ट है, यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया ना। फुल एज एंड कैपेसिटी कहाँ डिफाइंड है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डिफाइंड है। ठीक है, तो इस एक्ट को हम समझेंगे है क्या। सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी 1955 क्या है, पार्लियामेंट को 2 अधिकार देता है, यानी पार्लियामेंट को तो आर्टिकल 11 में सारी अधिकार दे दिए। ये सिटीजनशिप एक्ट क्या है, 2 चीज़ों के बारे में बात करता है। सबसे पहले बात करता है एक्विजिशन के बारे में, है ना। मोय ना हो जाए मेरा, बार बार जीभ लड़खड़ा रही है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं ना, कभी आप मीम्स वगैरह बना दो और मोय चल रही है पीछे, उल्टे सीधे काम करो, है ना। चलो, एक्विजिशन सब चीज़ कर लेना, मोय मत करना, बस मीम्स भी बनाने तो ठीक है। एक्विजिशन, और दूसरा क्या है, वैसे तो उतना भी बेकार नहीं कर रहा कि मोय बनाओ, खैर जो भी है। एक्विजिशन की बात करता है और लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों की बात करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि जब सिटीजनशिप मुझे मानकर चलो मैं भारत से बाहर का व्यक्ति हूँ और मुझे सिटीजनशिप
ए भगवान, आज ही सारी जम्बा ही देगा। तो एक्विजिशन में क्या बात करता है कि जब मुझे सिटीजनशिप मिलेगी, लॉस में क्या बात करता है जब मेरी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। एक्विजिशन में टोटल 5 तरह के मतलब 5 तरीके हैं, 5 मेथड है जो सिटीजनशिप देने के हैं, ठीक है। वो मैं आपको 1 बाय 1 लिख देता हूँ। सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है, नीले रंग में लिख देते हैं हम, है ना, बाय बर्थ। ये भी समझाऊंगा, इसमें कुछ डेट आएंगी, गड़बड़ हो सकती है, तो मैं बुक देख लूँगा, वैसे कोशिश रहेगी कि ना देखूँ। मैंने बहुत बार रटा है, ठीक है, टेंशन क्यों झूठ बोलूँ भाई। अगर मेरे को कुछ चीज़ करना तो मेरे को प्रैक्टिस बहुत बार करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा ज़रूरी वो नहीं है कि मैंने प्रैक्टिस करने के बाद कि मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो संभावना है, इस पर आप इग्नोर करें। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, ठीक है जी, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन है ना, ठीक है जी, बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, एंड क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, जब हम किसी टेरिटरी को अपने अधिकार में ले लें, तो वहाँ के रहने वाले लोग भी इस उस मतलब जो, जैसे हमने सिक्किम किया 1974 में भारत का वो बन गया, ठीक है। तो उस केस में जो सिक्किम के लोग थे ना, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ऑफ टेरिटरी ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मैंने आपको बताया, सिक्किम के जो लोग थे ना वो भारत का हिस्सा हो गए जब सिक्किम भारत का मतलब एक पार्ट बना, ठीक है। तो इस तरह से इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये तो छोटा सा मैं बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम सबसे पहले समझ लेते हैं। अच्छा, लॉस में 3 तरीके हैं जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सारी डाटा नहीं मिलता होगा यूट्यूब पे, अब मिलेगा, ठीक है, यहाँ से मिलेगा, और मिलता होगा तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी थोड़ी मैं अकेला ही पढ़ाने वाला हूँ, मुझसे भी बेहतर 30 बार का धुरंधर बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन अर्जुन हम ही बनेंगे, ठीक है। चलो, लॉस क्या है, एक तो रिनंसिएशन है, रिनंसिएशन, ठीक है जी, रिनंसिएशन है। दूसरा क्या कहता है, टर्मिनेशन है, ठीक है जी। तीसरा कहता है डिप्राइवेशन है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप जा सकती है, 5 तरीके जिससे सिटीजनशिप मिल सकती है। 1 बाय 1 चीज़ों को, तीनों चीज़ों जो ये दोनों चीज़ों को, एक्विजिशन और लॉस को 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्विजिशन में बाय बर्थ, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक्विजिशन की बात कर रहा हूँ और मैं बाय बर्थ बात करना चाह रहा हूँ। डाटा लिखा है बुक में, जाकर पढ़ लेना, कुछ गलती हो, देखूंगा नहीं, कोशिश करूँगा ना देखना पड़े, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कोई गलती हो तो ठीक कर लेना जाके, चैप्टर एक बार पढ़ना जरूर मेरी इस वीडियो के बाद। वैसे तो आप यहाँ तक इस मतलब टाइम तक आप आते भी नहीं हो, कई सारी वीडियोज़ रहती हैं, शुरू के 10 मिनट लोग देख रहे हैं, उसके बाद आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी मैं ठीक करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बनती है। चलिए, तो बाय बर्थ जो है ना, एक्विजिशन कब है, बाय बर्थ का मतलब होता है यानी वो व्यक्ति जब इस टेरिटरी में पैदा हुआ हो, समझ रहे हो। और ये कब की बात है, 26 जनवरी 1950 से 1987। अब यहाँ पर आगे एक और है, 1 जुलाई 1987 है, 1 जुलाई में कुछ हो सकता है आगे पीछे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मतलब ये एक कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, फैक्ट वगैरह देख लेना बुक में जो भी है, ठीक है। तो बाय बर्थ की हम बात करें, वो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1987 से पहले यहाँ पर जन्म हुआ है ना, वो भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके जो माँ बाप है ना वो उसकी जो सिटीजनशिप वो कहीं का, मतलब कहने का ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो चाइना का रहने वाला है ना, और उसका जो बच्चा है या बच्ची है, जो भी उसके जो पुत्र हैं, जो भी उसकी फैमिली जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसका जन्म 1950 के बाद और 1987 से पहले भारतीय टेरिटरी में, भारतीय भूभाग के अंदर हुआ, तो वो यहाँ का सिटीजन होगा, चाहे उसके माँ बाप की सिटीजनशिप कहीं की भी हो, चाइना की हो, स्विट्जरलैंड की हो, यूएसए की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1987 के बाद, ठीक है। अब ये फैक्ट है, अब ये फैक्ट है। अब इसमें एक चीज़ आप बड़े आराम से समझ लो, थोड़ा सा हम रफ आइडिया कर सकते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ ज़रूरत पड़ती है उस लेवल की, आईएएस लेवल की, ये चीज़ समझनी है। अपने पास सिर्फ डाटा है 50 से 87 तक जो व्यक्ति है कोई भी सिटीजनशिप हो। अब यहाँ पर परेशानी क्या हो सकती है, इस चीज़ को समझना है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। मान कर चलो कोई देश है यूएसए, और वो यहाँ पर रहने आए, ठीक है, उनकी सिटीजनशिप बाहर की, वो यहाँ पर रहने आए और वो यहाँ पर काम करने के लिए रह रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप बाहर की है, यहाँ पर उनका जो उनका बेटा है बेटी वो पैदा हो गए गलती से, ठीक है।
गलती हो जाती है, ठीक है। तो उनसे वो पैदा हुए तो वो सिटीजनशिप उनको कैसी मिल गई, भारत की मिल गई। समझ में आई बात। अब वो वहाँ की सिटीजनशिप छोड़ देंगे तो तुरंत यहाँ के नागरिक हो जाएंगे। तो इस तरह की जो है परेशानियाँ हैं वो शायद पार्लियामेंट को या भारत को देखने को मिली होगी, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको, कि भैया हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि 1 जुलाई 1987 के बाद, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 दिसंबर 2004 से पहले जो यहाँ पर जन्मा व्यक्ति इंडियन सिटीज़न तब होगा जब उसके माँ बाप, है ना, माँ बाप जो है वो यहाँ के रहने वाले हैं, माता पिता यहाँ के रहने वाले हैं। 3 दिसंबर 1904 के बाद फिर से बदलाव आए। हुआ क्या, या तो माँ या तो पिता यहाँ के रहने वाले, उसके पेरेंट्स कहाँ के रहने वाले हैं, 3 दिसंबर 1904 से पहले यहाँ के रहने वाली सिटीजनशिप रखते हैं। तो अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, ध्यान रखना। जो अभी हम पढ़ेंगे असम अकॉर्ड को, तो जो बांग्लादेश के लोग थे वो असम में जा जाकर लगातार रह रहे थे। तो वो असम में से बांग्लादेश से असम में जा रहे थे और वहाँ पर जाकर शादी कर रहे थे। अब वहाँ शादी कर रहे थे तो उनके जो बच्चे थे उनको सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप मिल रही थी, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स या तो माता या तो पिता यहाँ के रहने चाहिए, है ना, या तो पिता यहाँ रहे, ठीक है, या तो माँ यहाँ रहे। तो इस तरह से यहाँ पर लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही होगी। मेरे को भी नहीं पता इस बारे में, मैं सिर्फ एक अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि आसाम अकॉर्ड भी मैं अभी आपको बताऊंगा और वो इसी दौरान का, मतलब इसी टाइम पीरियड का जो गेम है पूरा, तो वो अभी आप समझ जाओगे, है ना। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, मैंने कहीं अलग से नहीं पढ़ा है, हो सकता है गलत हो तो भूल जाना, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि 1950 से 1987 से पहले माँ बाप की सिटीजनशिप कहीं की भी हो, नेशनलिटी कहीं की भी हो, लड़का अगर या बच्चा कोई भी यहाँ पैदा होता हो, उनकी सिटीजनशिप भारत की हो जाएगी। लेकिन 1987 के बाद 3 दिसंबर 2004 से पहले उन पेरेंट्स की सिटीजनशिप यहाँ की होनी चाहिए, या तो दोनों या तो एक, तो फिर सिटीजनशिप कैसी होगी, तभी भारत की सिटीजनशिप होगी। यहाँ पैदा होने पर, बच्चे को पैदा होना यहाँ पर जरूरी है, बाय बर्थ लिखा है ना, ठीक है। अब ये शायद वीडियो बड़ी बन रही होगी, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन इसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि भैया, अच्छा यहाँ पर सिर्फ पिता थे, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर सिर्फ पिता है ना, पिता की सिटीजनशिप जब यहाँ की है तो बच्चे की सिटीजनशिप होगी। 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स यानी माता पिता किसी की भी सिटीजनशिप यहाँ पर हो तब बच्चे की सिटीजनशिप यहाँ की होगी। यानी यहाँ पर हम फिर बांग्लादेश को ना देखकर हम क्या देखेंगे, मतलब महिला को, है ना, महिला पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। यानी अभी क्या है, पिता के नाम से चीज़ चल रही थी, 3 दिसंबर 2004 के बाद माँ के नाम से भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। बस परेशानी ये कि इनमें से कोई एक, या तो पिता या तो माता इलीगल माइग्रेंट ना हो, ना इलीगल माइग्रेंट ना हो। ये वाली जो परेशानी है ये बांग्लादेश से असम में वो परेशानी भी देखने को अपने को मिलेगी, हम समझेंगे उसको, ठीक है। तो ये हमने समझा बाय बर्थ किस तरह से सिटीजनशिप होने वाली है। अगली जो चीज़ आती है वो बाय डिसेंट आती है। बाय डिसेंट क्या कहता है अब यहाँ पर कुछ, ठीक है, स्पेलिंग पर ध्यान दो। बाय डिसेंसी का कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति बाहर पैदा हुआ, लेकिन उसके जो माता पिता थे ना, या तो पिता है या तो माँ है, जो माता पिता थे ना वो, उनको नेशनैलिटी जो है या फिर सिटीजनशिप भारत की ली हुई है, तो वो बच्चा या वो बच्ची भी बाय डिसेंसी है ना, क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाय डिसेंट है। अब इसमें कुछ परेशानी, इसमें कुछ जो नियम थे वो इसमें क्या दे रखे हैं, जो 26 जनवरी 1950 के बाद, है ना, 1950 से 10 दिसंबर 1952 तक यहाँ पर सिर्फ पिता, है ना, पिता जब यहाँ का सिटीजन होगा तब लड़के को, तब उसके बच्चों को यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। और 10 दिसंबर 1992 के बाद 3 दिसंबर, ठीक है, अभी माता पिता वाला थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा टिपिकल है ना, 3 दिसंबर 2004, 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में, यानी इस वाले टाइम पीरियड में 1950 से 1992 तक सिर्फ पिता की सिटीजनशिप जब भारत की होगी तो बच्चों को यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। उसके बाद 92 के बाद 3 दिसंबर 2004 तक जो है माता पिता किसी की भी सिटीजनशिप जब भारत की होगी तो जो बच्चे हैं, जो दूसरे हैं, उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। 3 दिसंबर 2004 के बाद जो नियम आया, इसके बाद बाय डिसेंसी यानी बच्चा बाहर पैदा हुआ है ना, तो उस केस में जो नियम आया वो ये आया कि भैया चाहे माता पिता यहाँ के क्यों ना हो, लेकिन आपको अगर जब बाहर बच्चा जो भी हो रहा है ना, उसका जन्म हो रहा है ना, उसको वहाँ की कॉन्सुलेट में या फिर डिप्लोमेट में अपने आप को 1 साल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 1 साल के अंतर्गत आपको अपने आप को रजिस्टर, उस बच्चे को, मतलब उस बच्चे के माता पिता उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे कि ये भैया इतनी डेट को यहाँ पर फलानी जगह पर पैदा हुआ, ठीक है। और अगर 1 साल का टाइम निकल जाता है तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया हमें सिटीजनशिप दो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दो ना दे, ठीक है। साथ ही साथ एक अंडरटेकिंग और देंगे, क्या,
वो जो उसके माता पिता हैं कि इस व्यक्ति को, इस बच्चे को सिटीजनशिप क्या है, दूसरे देश की नहीं है, हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, गलती से अगर उस बच्चे को दोनों की सिटीजनशिप मिली हुई है, वहाँ की भी मिली हुई है और यहाँ की भी मिली हुई है, तो उस जो जो माइनर है, जो अभी फ़िलहाल बच्चा है जिसका रजिस्ट्रेशन उसके माँ बाप ने कराया और अंडरटेकिंग भी दी है, वो बच्चा जब फुल एज एंड कैपेसिटी में आ जाएगा, यानी 18 साल का हो जाएगा, है ना, और अनसाउंड माइंड, मतलब माइंड का हो, मतलब क्या है, अनसाउंड माइंड का ना हो, उसे कोई दिमागी परेशानी ना हो, तो वो ये डिक्लेरेशन देगा कि मैं उस देश की, जिस देश में उसने सिटीजनशिप ले रखी है भारत के अलावा, वहाँ की सिटीजनशिप में त्याग रहा हूँ और यहाँ की सिटीजनशिप मुझे चाहिए, वरना तो 6 महीने के अंतर्गत अपने आप सिटीजनशिप भारत की खत्म हो जाएगी। चलिए, तो ये मैंने समझा, बाय डिसेंसी आपको समझाई। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं, क्या हमने समझा, अच्छा इसमें कुछ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वगैरह भी हैं कुछ चीज़ें, तो वहाँ भी गड़बड़ आपको हो, है ना, तो वो भी अब नेचुरलाइजेशन में सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो मैं देख लेता हूँ। अब आते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन क्या है? बाय नेचुरलाइजेशन में होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश का है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कारण से ग्रांट करती है, तो मैं यहाँ में लिख रहा हूँ बाय नेचुरलाइजेशन। भैया वीडियो बड़ी बन रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, आप भूलो ना, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से ग्रांट करती है कि भैया आप यहाँ के नागरिक हो, ठीक है। अब इस केस में इसके कुछ केस बनते हैं। सबसे पहला केस, ऐसा देश जहाँ पर भारतीय लोगों को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन बनने से वहाँ की सरकार ना रोकती हो, यानी आप यूएसए में गए, यानी आप किसी देश XYZ में गए, भारत का व्यक्ति गया और वहाँ से सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मतलब उसको नहीं मिल रही है, कि वो खुद से नहीं देना चाह रहे थे, उन्होंने बाय लो मना कर रखा है कि हम ग्रांट नहीं करने वाले, कोई भी ऐसा कारण है। सिंपल सी बात क्या है कि जिस देश में बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजन्स को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप ना मिले, उस देश के लोगों को भारत बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं देगा। बाय नेचुरलाइजेशन में सिर्फ है ना, बाकी 4 तरीके हैं, उसमें बाय बर्थ तो होगी नहीं, बाय डिसेंसी हो सकती है, अगर वो व्यक्ति जो वहाँ का रहने वाला है उसके माँ बाप यहाँ के है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो। बाय रजिस्ट्रेशन हो सकता है, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मानकर चलो यूएसए को भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया कि अब से तुम हमारे हो, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी तिब्बत अपने हाथ में ले लिया, पाकिस्तान अपने हाथ में ले लिया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को सिटीजन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, लात मार के चाइना फेंको, ठीक है। पाकिस्तान एरिया लो, वहाँ के लोग नहीं लेने, बेकार लोग हैं। चलिए, तो बाय नेचुरलाइजेशन में सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि उस देश का व्यक्ति नहीं हो जिस देश में इंडियन सिटीजन्स को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप ना मिलती हो। दूसरा क्या है कि वो अनडिवाइडेड इंडिया है ना, यानी एक केस में बांग्लादेश, जब ये है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो भारत था, इसको हम अनडिवाइडेड इंडिया बोलते हैं, ध्यान रखना, अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया जो हम बोलते हैं ना 1947 से पहले का, वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसार बोलते हैं, ठीक है जी। उसमें उस टाइम पे जो बांग्लादेश है वो भारत का हिस्सा था, नाम अलग हो गया, ठीक है, अब नाम बांग्लादेश बना 1971 में, उससे पहले पाकिस्तान बना, जो भी है। अब जो और दूसरा है सिंध वगैरह, वो भारत का हिस्सा था, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर भारत के हिस्से था, जो भी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर तो भी भारत का हिस्सा है, जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश, अगर मैं गलत नहीं तो, ठीक है। तो इसके अनुसार अनडिवाइडेड इंडिया पड़ता है और इसका वो हिस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, नेचुरलाइजेशन देने का अधिकार क्या है, इंडियन गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। वो किस व्यक्ति को जो भारत का नागरिक, या तो भारत में रहता हो, या फिर इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उसने कोई सर्विस की हो, या तो फिर दोनों काम पार्टली की हो, भारत में भी रहा हो और भारतीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उसने कुछ काम किया हो। ये सारी चीज़ें बाय नेचुरलाइजेशन में पड़ती हैं। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। थोड़ा सा मीन समझ लेते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन में क्या होता है ना, हल्का सा मैं आपको ना टच कराने की कोशिश करूँ, डाटा बहुत है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन में क्या है, मानकर चलो मैं यूएसए का एक नागरिक हूँ, मैं इसमें यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बाय रजिस्ट्रेशन में क्या है, मैं अप्लाई करूँगा, उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगी, जब मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, ध्यान रखना सिर्फ मेरा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी नहीं है, वहाँ से अप्रूव यानी जो मैंने एप्लीकेशन डाली है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तब जाकर मैं कहीं सिटीज़न बनूंगा, पहली चीज़ है। अब इसमें कुछ जो खेल है ना, कुछ इसमें जो केसेस हैं वो मैं आपको समझाऊँ। सबसे पहला केस पड़ता है कि मानकर चलो मैं बाहर रह रहा हूँ, या तो इसमें कुछ केस क्या है कि पहले मैं इस देश का नागरिक था, यानी मैं अपनी बात ना करके किसी व्यक्ति की बात करता हूँ, पहले कोई व्यक्ति
जो इंडियन सिटीजनशिप है उसके बाद उस व्यक्ति के पास वो इंडियन सिटीजनशिप थी, यानी वो यहाँ का नेशनल था। उसके बाद उसने यहाँ की जब कनाडा की बात होती है, जैसे अक्षय कुमार सर हैं, पहले उनके पास क्या है कि भैया भारतीय नागरिकता थी, उन्होंने कनाडा की ले ली, यहाँ की ख़त्म हो गई, उसके बाद वहाँ की ख़त्म करके वापस यहाँ की ले ली, ठीक है, रजिस्टर किया अपने आप को। तो वो व्यक्ति जिसके पास पहले यहाँ की नागरिकता थी और उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली, फिर से वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो बाय रजिस्ट्रेशन, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो जो कमेंसमेंट डे है ना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 को, है ना, वो उस तरह की एलिजिबिलिटी रखता होगा नागरिकता लेने के लिए। मतलब क्या है कि उसके माता पिता भारतीय यानी इंडियन ओरिजिन के हों, ठीक है, उसके ग्रैंड मतलब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन के हों, इस तरह के लोग हैं। तीसरी इसमें एक और कंडीशन क्या है कि वो व्यक्ति यहाँ पर 7 साल, रजिस्ट्रेशन की बात है ना, एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले वो व्यक्ति यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के लिए, जो 7 साल वाला मैटर है ना, 7 ईयर वाला जो मैटर है वो इंडियन ओरिजिन के लिए है। इंडियन ओरिजिन का वो व्यक्ति हो, यानी उसके माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह वो यहाँ के रहने वाले हों, और वो व्यक्ति 7 साल लगातार यहाँ पर रह रहा हो, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। और या फिर क्या है कि जो कोई व्यक्ति इंडियन सिटीज़न है, भारत का कोई सिटीज़न है, और उससे किसी दूसरे देश के व्यक्ति ने शादी कर ली है, तो अब उसको यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए, तो उस केस में भी उसे 7 साल भारत के अंदर रहना पड़ेगा, ये कंडीशन है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो बाहर से यहाँ की जो क्या बोल रहे हैं, मतलब उसका जो 7 साल से यहाँ रहने वाला है, तो व्यक्ति जो 7 साल रहता है उसके माइनर है, उसे भी अपने आप को रजिस्टर करना है, या उसके दूसरे जो चाइल्ड वगैरह उसे भी अपने आप को यहीं पर रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो बाय रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है। अगर कोई व्यक्ति जिसे OCI मिला हुआ है ना, ओवरसीज़ कार्ड है ना, OCI कार्ड होल्डर है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा हल्का सा, वैसे तो अब करंट अफेयर में नहीं आए भी ना है, पता नहीं कुछ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ओवरसीज़, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ओवरसीज़ है ना, आर्टिकल, ओवरसीज़ के बारे में कौन बताता है, 5, 6, 7, 8 है ना, 8 बताता है आर्टिकल ओवरसीज़ के बारे में ना, आर्टिकल 8 बताता है, सिर्फ हल्का सा बताता है। ओवरसीज़ सिटीज़न है ना ऑफ इंडिया, और आगे क्या नाम है, कार्ड होल्डर। ये जो कार्ड होल्डर नाम है ना, ये 2015 में ही आया, पहले ही नहीं था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI था, ठीक है। अब कार्ड होल्डर एक नाम ये है जो 2015 में है, हल्का सा ही याद रखना है, आगे चलते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, जिनके पास ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, यानी इस तरह का कार्ड वो रखते हैं OCI का, उन्हें 5 साल यहाँ पर रहना है सिटीजनशिप भारत की लेने से पहले, ठीक है। अब ओवरसीज़ का मतलब क्या होता है, यानी जो भारतीय सीज है ना, जैसे मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैप बनाया था, ओवरसीज़ का मतलब होता है, कहते हैं ना 7 समंदर पार, ठीक है, तो 7 समंदर पार गई कहीं मैं, और इंडियन सिटीजन से बाहर गई मैं, गाना आपने सुना हो ना ये वाला, 7 समंदर पार गई मैं, इंडियन सिटीजन से बाहर गई मैं, तो ऐसा कुछ है। वो लोग जो बाहर रह रहे हैं वो यहाँ की जो ये क्या है ना, ये सीधे तौर पर भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन इनको एक कार्ड दिया हुआ है कि भैया ठीक है, भगते बूथ की लंगोट से ही कि तुम्हें यहाँ की सिटीजनशिप तो नहीं मिले, लेकिन एक कार्ड हमने दे दिया कि तुम यहाँ के, मतलब तुम्हारा यहाँ से एक जुड़ाव है, तुम्हारी यहाँ पर जड़ें हैं, तुम जब वापस आना चाहो तो तुम्हें हम कुछ रियायतें दे देंगे, या फिर तुम घूमने छुट्टियों पर आओ तो हम तुम्हें वीज़ा में कुछ रियायतें दे देंगे, ठीक है, और बार बार तुम्हें वीज़ा नहीं लेना है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा एक बार में दे देंगे, इस तरीके की कुछ रियायतें इन यहाँ के लोग को, जो भारत के नागरिक है, ध्यान रखना, इंडियन ओरिजिन कभी रहे हैं, उसके माँ बाप रहे हों, किस तरह के लोगों के लिए, PIOs इनको बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ना, यानी तो वो या तो उसके माँ बाप या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स या तो जो भी हैं वो कभी भारत का हिस्सा रहे हो या नागरिक रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को ये है, और इसको 5 साल यहाँ पर रहना है जब रजिस्टर अपने आप को करना है उससे पहले, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो यहाँ पर रह रहा है और यहाँ का नागरिक नहीं है, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे जब अप्लाई करना है ना अपने आप को, तो उससे पहले लगातार 12 महीने यहाँ पर रहना है, ठीक है, लगातार क्या रहना, 12 महीने यहाँ पर रहना है, और उस 12 महीने से भी पहले 14 साल है ना, 14 साल की अगर मैं बात करूं तो इन 14 साल में लगातार 11, मतलब ओन एग्रीगेट, यानी पूरा तौर पर 14 साल में जरूर थोड़ी लगातार कोई, मतलब 14 के 14 साल यहीं पर व्यक्ति रहे, तो इन 14 साल में आगे पीछे भी हो सकता है, कुछ टाइम, महीने 2 महीने बाहर भी व्यक्ति जा सकता है, तो इन 14 साल में एग्रीगेट बेसिस पे, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति को 11 साल भारत में रहना चाहिए। 12 महीने देखो होगा क्या, जब मेरे को बाय नेचुरलाइजेशन कोई सिटीजनशिप किसी व्यक्ति को देनी है, तो एक तो क्या है कि मैंने अप्लाई किया, तो उस एप्लीकेशन को डालने से पहले लगातार 12 महीने मुझे यहाँ रहना है, समझे, बाय नेचुरलाइजेशन में जो मैं आपको बताना भूल गया पॉइंट, लगातार 12 महीने मुझे यहाँ पर रहना है, फिर मैं अप्लाई करूँगा, और इन 12 महीने से भी पहले जो शुरू के जो 14 साल है ना,
ईयर्स हैं। इसमें एग्रीगेट बेसिस पर 11 साल, एग्रीगेट मतलब 14 के 14 साल नहीं, 11 साल में यहाँ पर लगातार नहीं, बीच बीच में बाहर भी जा सकता हूँ मैं, एग्रीगेट बेसिस पे कुल मिलाकर 11 साल में यहाँ पर रहा हूँ। ये नेचुरलाइजेशन में जो रह गया था पॉइंट, बुक में मिल जाएगा, बुक में नहीं रहेगा ना क्योंकि वहाँ लिखा रहता है हमेशा के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया बाय रजिस्ट्रेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में आपको बता चुका। इसी के साथ मैंने आपको क्या बता दी, एक्विजिशन बता दी, किस तरह से हमें इंडियन सिटीजनशिप मिलने वाली है। ठीक है, वो अलग बात है, मिले ना मिले वो तरीके अलग हैं। खैर आगे चलते हैं, लॉस किस तरह से होने वाला है, इसमें कोई डेट नहीं है, कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ सिंपल सी बात है। 3 चीज़ें हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन। रिनंसिएशन शब्द का मतलब क्या है वो अपने को समझना है। ये शब्द ना केसरिया, रंग दे तुम्हें केसरिया, ये पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलिए ब्लैक में लिखते हैं। तो रिनंसिएशन कहता है रिनंसिएट करना यानी त्याग देना। मैं अपने पूरे होशो हवास में, है ना, अपनी सिटीजनशिप त्याग देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी सिटीजनशिप त्याग देता। चलिए ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई व्यक्ति कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कभी मेरी छीन लो, वो कह रहा है कि भैया मुझे इस देश की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं एक डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि मुझे इस देश की नागरिकता नहीं चाहिए। मैं चाहे तो अरब की खाड़ी में, चाहे तो मैं अरेबियन सी में, चाहे तो बंगाल की खाड़ी में कूद के मर जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से अपनी सिटीजनशिप, चाहे दूसरा देश मुझे दे ना दे, उस बात से कोई मतलब नहीं है, दे देगा वो तो अलग बात है। ठीक है, तो रिनंसिएट जब खुद अपनी इच्छा से हम करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं रिनंसिएट करना। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जब हम रिनंसिएट करें, डिक्लेरेशन देंगे, इसमें एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। मानकर चलो वार चल रहा है ना, और यहाँ कोई व्यक्ति रह रहा है और यहाँ की इन्फॉर्मेशन वो पाकिस्तान को बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि भैया मुझे पाकिस्तान जाना है, मैं यहाँ की सिटीजनशिप, कभी किसी भी वक्त मेरे पे NIA या तो NIA या तो रो, है ना, या तो NIA या तो रो, या तो फिर क्या करो कि भैया हमारी जो भी आर्मी है वो गेंद में पिस्टल लगाए बैठी है और वो उनको ख़त्म करने को तैयार बैठी है, उनको ढूंढ लिया है। तो इस केस में क्या है कि वो व्यक्ति कह रहा है कि भैया मैं यहाँ की सिटीजनशिप रिनंसिएट करके सीधे निकलूंगा। पहले कहाँ निकलूंगा, नेपाल, नेपाल से सीधे पाकिस्तान। अब तो फिलहाल तो रूट यही चल रहा है ना, नेपाल, नेपाल से पाकिस्तान। ठीक है, बाय लैंड, तो उसमें कोई लड़ा वो भी नहीं है, बॉर्डर पे कोई चेक भी नहीं करेगा। तो इस केस में पार्लियामेंट को अधिकार है कि भैया मैंने रिनंसिएट किया। कई बार लोग करते हैं रिनंसिएट नहीं करते, सीधे निकल लेते हैं। ठीक है, तो रिनंसिएट मैंने किया और वो कह रहा है कि भैया मैं तो यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ। तो वार टाइम पे ये पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो उसकी रिनंसिएशन, जो डिक्लेरेशन है ना, ये वाली जो डिक्लेरेशन है रिनंसिएशन की, वो उसको रोक लेगा, विदहोल्ड कर लेगा कि अभी तुम यहीं रुके रहो, हम चेक करेंगे कि कहीं तुमने हमारे साथ कुछ घपलेबाजी तो नहीं है, फिर तुम जाना, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सिर्फ मेरा डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं है, उसका अप्रूवल, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। मैं लिखकर कुछ भी दे दूँ, फाड़ के फेंक देंगे, तो फिर मतलब क्या है, मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ, ज़बरदस्ती हूँ। ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ के जाने वाले लोग रिनंसिएट नहीं करते, सीधे निकल के वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं और यहाँ की अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि ये नियम है ना यहाँ का। क्या, कौन सा वाला, कौन सा आर्टिकल लगेगा इसमें, आर्टिकल 9। ठीक है, आर्टिकल 10 कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो रिनंसिएशन एक शब्द समझा, जब मैं खुद से लिख कर दे रहा हूँ। एक होता है टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन होता है कि जब मैंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, अब है ना, स्वेच्छा से, आर्टिकल 9 इस बात की बात करता है। ठीक है, तो जब मैंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो यहाँ की नागरिकता अपने आप से खत्म हो जाएगी। एक है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन क्या है, लात मार के फेंक दो। जब मानकर चलो कोई व्यक्ति है दूसरे देश का है और उसने फ्रॉड से यहाँ की सिटीजनशिप ली है, या तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, है ना, डिसलॉयलिटी दिखाता है, या तो व्यक्ति सिटीजनशिप यहाँ के लिए भारत की, और लगातार 5 साल में 2 साल से ज़्यादा वो जेल, लगातार सिटीजनशिप लेने के बाद लगातार 5 साल में 2 साल से ज़्यादा की उसको जेल हो गई, या इसी तरह के कोई दूसरे मामले में, तो उसकी सिटीजनशिप क्या है, भारतीय सरकार खींच लेगी। भारतीय सरकार से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है जो है, वो उसकी सिटीजनशिप खत्म करके लात मार के फेंक देगी। ठीक है, तो 3 तरीके थे लॉस करने के। इसी के साथ मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ना, ये है, क्योंकि बाकी एक तो सिंगल सिटीजनशिप है, वो भी मैंने, यूँ तो सारी चीज़ जरूरी है अपने को, तो सब पढ़ना है, कुछ भी है ना, स्मार्ट स्टडी मत करना, ये पढ़ना वो नहीं पढ़ना, खुद से कोई टीचर मत बनना कि इसमें से नहीं आएगा उसमें से नहीं आएगा। कई बार ऐसे होता है, हम टीचर बन जाते हैं, अच्छा इसमें से नहीं आएगा, उसको नहीं पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, और टीचर हमसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो वहीं से दे देता है जहाँ से हमको लगता है नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो हकीकत में वो चीज़ ज़्यादा कठिन होती है। तो हम अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है और वहाँ से नहीं पढ़ते हैं। ऐसा मैं भी करता था। ठीक है, इस वजह से बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मतलब सब जानता हूँ, इसलिए कि मैं भी आप में से एक हूँ। ठीक है, तो गलतियाँ मैंने भी की, आप भी करोगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मत करना, क्योंकि करोगे ही करोगे। ठीक है, तो मैं रोकूंगा नहीं, जब कर लो तो फिर दोबारा लेना। आगे चलते हैं।
ठीक है। तो उसे मैंने भी सुधारी, इसी वजह से 3 बार मेरा एसडीओ का जो एई का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है 3 बार रिटर्न मेरा क्लियर हुआ। लेकिन क्या है, क्योंकि सीट इसकी ना बिकी पड़ी है, यू के पीएससी पहले भी, अभी इसमें एसआईटी वगैरह बैठी थी, फिर से मेरे को ऐसा सही कुछ लग रहा है। तो 3 बार मैंने एग्ज़ाम निकाला और 3 सीट थी सिर्फ, तो मैंने मेहनत की तो मैंने निकाला। तो कोशिश करेंगे यहाँ पर भी हम निकालें, देखते हैं फिर भी क्या होता है। फिलहाल तो कन्वर्सेशन यहाँ पर है ही। नेक्स्ट तो सिटीजनशिप एक्ट हमने 1955 मैंने ये आपको समझा दिया। नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं ओसीआई, है ना, ये मैं आपको बात कर रहा था ना ओसीआई की, सिर्फ ये इस चैप्टर में बचा है और ये चैप्टर हो जाएगा 10 मिनट के बाद ख़त्म, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको थोड़ा सा क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ ब्लैक कलर लेके, क्योंकि मेरे को ब्लैक कलर, आई लव ब्लैक, आई लव ब्लैक, ब्लैक इसको ख़त्म करो जो भी लिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ओ सी आई, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 3 बार चलता है ना उसमें, इंडिया 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 ऐसा कुछ करके। चलिए, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में, इसकी शुरुआत कैसी हुई हम समझेंगे। हुआ क्या, सन 2000 की बात थी, भारतीय सरकार को चुल उठी कि भैया भारत के जो लोग हैं या कभी हुआ करते थे जो भारत रह रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन डायस्पोरा। मेरे को कई बार तो शब्द भी समझ में नहीं आया, इंडियन डायस्पोरा, पता नहीं उल्टे सीधे शब्द बताते हैं इसे, शायद हिंदी में इसे प्रवासी बोलते हैं ना, प्रवासी, भारतीय मूल के प्रवासी, हिंदी में बोलते हैं भारतीय मूल के प्रवासी, है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। प्रवासी जो बाहर रह रहे हैं और जो भारतीय मूल के इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। खैर, इंडियन डायस्पोरा 2000 में इनको चुन उठी कि भैया हम बाहर के जो लोग हैं उनके साथ हमें ना कंस्ट्रक्टिव रिलेशन रखेंगे, ठीक है। क्या है कि अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ले तो वो ज़्यादा अच्छे लोग होंगे, या दूसरी चीज़ें, मतलब क्या है कि भाईचारा बना रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी दोस्ती बनी रहे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो 2000 में भारतीय सरकार ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 2000 में अपने को इंडियन डायस्पोरा को जोड़ना है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक सबसे पहले कमेटी बनाई। उनका मेन काम क्या, सबसे पहले कमीशन बना दो और कुछ नहीं करना, समोसे खाने, कमीशन बनाए। तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, कमीशन बनाई, और उसके जो चेयरमैन थे ना वो एल एम सिंघवी थे, ठीक है जी, सिंघवी। मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, बोल मत देना कि समोसे खाते हैं, कभी पीतल, है ना, पीतल की सीट बन जाए मेरी। खैर, एल एम सिंघवी, तो 2000 में इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट अपनी दी। 2002 में उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, अब एल एम सिंघवी साहब है, ठीक है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनका संबंध शायद जूरिस्ट थे, मेरे को नहीं पता, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, इसको भूल जाओ, इसको बैक स्पेस करके डिलीट मारो। तो 2002 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या, एक बम फाड़ दिया। उन्होंने कहा भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भूल जाओ और डुअल सिटीजनशिप दे दो। क्या दे दो, डुअल सिटीजनशिप दे दो। वैसे गलत वो भी नहीं था, कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, आर्टिकल 19 सबको, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो रिपोर्ट में। तो डुअल सिटीजनशिप दे दो। पार्लियामेंट में कहा नक्को डुअल सिटीजनशिप ना दे, तो उन्होंने काम किया, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सिटीजनशिप है ना, सिटीजनशिप, यहाँ लिखो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट एक्ट 1955 ना, अमेंडमेंट आ गया ना तो 2003 आएगा, सिटीजनशिप एक्ट आएगा तो 1955, अमेंडमेंट आती, इसमें 1985 में भी हुआ है ना, 2003 में भी हुआ है, 1985 वाला, हाँ आसाम अकॉर्ड वाला मैं भूल गया, अच्छा याद आ गया, अभी बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो 2003 में उन्होंने क्या कहा कि भैया डुअल सिटीजनशिप दे देते हैं, जो बाहर के लोग उन्हें भी सिटीजनशिप देंगे और जो यहाँ के लोग यहाँ भी देंगे, वो भी वोट डालेंगे, वहाँ मजे करेंगे, यहाँ के लोग तो यहाँ वोट डालेंगे और उनको टूटी भाई, वो तो जो बाहर के लोग आएंगे उन्हें तो क्या लगेगा कि भैया यहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, वोट डाल के निकल लेंगे, यहाँ के लोग खाएंगे, यहाँ की सरकार टूटी मिलेंगी, यहाँ की ज़मीन वमीन सब बेच खाएंगे लोग, यहाँ के नेता ऐसे ही। तो इसमें कहा कि भाई ये पार्लियामेंट में बाहर के लोगों को वोटिंग राइट नहीं देने हैं, सिटीजनशिप मिलती है वोटिंग राइट मिल जाएंगी ना, तो डुअल सिटीजनशिप नहीं देनी है। किसने बोला, पार्लियामेंट ने, नियम के अनुसार है ना, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, तो जब भी एक्ट जो भी आएगा अमेंडमेंट आएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा आएगा, लेजिस्लेशन में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि डुअल सिटीजनशिप नहीं देंगे, हम इन्हें एक काम करेंगे कि हम इन्हें OCI दे देंगे, एक लॉलीपॉप, इसका नाम है OCI, थोड़े से राइट देंगे, ऐसी बात नहीं थी। इसका मतलब क्या, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तरह का कार्ड होगा। किसको देंगे हम, PI, शुरू में हम देंगे 16 कंट्रीज़ को, जिसमें हम दो बागड़ा बिल्लों को नहीं देंगे, एक तो हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, ठीक है, एंड हम किसको नहीं देंगे, बांग्लादेश को हम नहीं देंगे, बांग्लादेश। तो इन दोनों
जो देश हैं यहाँ के लोगों को तो हम ओसीआई नहीं देने वाले, ठीक है। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि इंडियन ओरिजिन ये भी कभी भारत का हिस्सा थे, ठीक है। लेकिन हम जो इंडियन ओरिजिन है वो शायद 26 जनवरी 1950 की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को हम ओसीआई नहीं देने वाले ना, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के हो चाहे नहीं हो। जो यहाँ से भागे वो भी तो कभी इंडियन ओरिजिन थे, तो यहाँ के लोगों को नहीं देंगे। इसके अलावा शुरू में जब 2004 में या 3 में जब भी हमने दिया तो हमने शुरू में 16 कंट्रीज़ के लोगों को जो भारतीय मूल के थे हमने ओसीआई दिए, ठीक है। और वो कौन थे? पीआईओस थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, जो कभी यहाँ पर रहने वाले थे। उनको हमने क्या कार्ड दिया? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया 2015 में, अच्छा 2 तरह की चल रही थी, एक तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और एक ओसीआई। इनके लिए अलग से एक स्कीम चल रही थी। एक हमने अलग से स्कीम निकाली जो ओसीआई है, जो अमेंडमेंट के अंतर्गत हम लेकर हैं, दोनों अलग अलग चल रही थी। 2015 में क्या किया ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अलग चीज़ है, उसके लिए अलग से स्कीम चली है। जरूरी नहीं है उनके पास ओसीआई हो। कुछ वो लोग हैं जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये जरूरी नहीं है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। अभी हमने पीछे बताया था बाय रजिस्ट्रेशन भी आप ओसीआई, मतलब आप बाय डिसेंसी या जो भी, मतलब दूसरी चीज़ों से भी आप ओसीआई कार्ड को आप मतलब क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पीआई और ओसीआई को दोनों को किया मर्ज 2015 में। और जो ओसीआई का नाम है ना, ब्रीफ में ही समझना है, क्योंकि करंट अफेयर में जब आएगा तब इसको डिटेल में वहीं से समझना है, ठीक है। ओसीआई कार्ड होल्डर इसका नाम रख दिया, ठीक है जी। और पीआईओ और ओसीआई क्या है ना, दोनों एक जगह करके पीआईओ का नाम कर दिया खत्म। दोनों स्कीम में सेम बेनिफिट मिल रहे हैं, दोनों मिसलीड कर रही हैं। पीआईओ पहले आई थी लेकिन ओसीआई है ना पॉपुलर हो गई, तो ओसीआई कार्ड होल्डर इसी वजह से इसका नाम रख दिया। जो पीआईओ थे उसको भी ओसीआई दे दी गई, ठीक है। अब 2015 में ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ और जो मैं इसमें आपको बताना भूला नहीं हूँ, हल्का सा मिस कर गया, अभी बता देता हूँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब 2003 में आया ना, तो उसी के दौरान पहले लिख दो ना, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, ठीक है जी। तो उसी के दौरान एक और सिटीजनशिप थी, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। ये कॉमनवेल्थ स्टेट्स या कॉमनवेल्थ नेशन हुआ करते थे। कॉमनवेल्थ जो नेशंस हुआ करते थे वो नेशन थे जिसपे कभी या फिर जो कभी जो ब्रिटिशर्स है ना उसकी कॉलोनी रहे थे। जैसे भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, शायद पाकिस्तान भी था और भी दूसरे देश थे ना। ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका पर भी राज किया था, उसके बाद यूएसए में ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश की भी कॉलोनी थी, फ्रांस की भी कॉलोनीज थी। तो वो सारी कॉलोनीज़ जो ब्रिटिशर्स के कभी कब्जे में थी, उन सब ने मिलकर ना एक अलग से एक वो, जैसे अभी ये है ना यूएन है ना, उसी तरह से उन्होंने वो बनाया कि भैया जो लोग यहाँ से बाहर हो रहे हैं ना, तो ब्रिटिशर्स जो वहाँ का क्राउन थे उन्होंने सोचा कि कम से कम इनसे ताल्लुकात और जो इनसे रिलेशन है वो तो अच्छे बने रहे, ताकि यहाँ पर अपना व्यापार अच्छा चलता रहे। तो उन्होंने एक बनाया, कॉमनवेल्थ नेशंस बनाए। तो वहाँ के जो वो सारे लोगों को अलग से स्पेशल राइट दिए गए, यानी भारत के लोग हैं तो अलग उनके लिए स्पेशल राइट वीज़ा में लिए, वो अलग बात थी कि बाहर के लोगों को भी सेम राइट मिल जाते थे। तो इस वजह से भारत ने क्या किया ना कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप जो है 2003 में वो ख़त्म कर दी। जब एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया ना तो इसमें ख़त्म कर दी। लेकिन ये कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप जो है ना, वो सिटीजनशिप एक्ट जब 1955 का आया था उसमें इस चीज़ को एनकरेज किया था, एक्सेप्टेंस दी थी कि ठीक है हम रहेंगे। 2003 में इसको ख़त्म कर दिया, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी। आगे चलते मैं आपको क्या बता रहा था, गला फिर सूख गया, ठीक है। तो आगे मैं आपको क्या बता रहा था, 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। और अब जो ओसीआई चल रही है वो यही है। थोड़ा सा मैं ओसीआई के बारे में आपको बता दूं। ओसीआई क्योंकि किताब में दे रखा है। सबसे पहले ओसीआई का 4 पॉइंट पढ़ने हैं। ओसीआई का रजिस्ट्रेशन, राइट्स का कन्फर्मेंट, कन्फर्मेंट यानी कि इसको कैसे राइट्स मिलने वाले ना, कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ओसीआई को। दिस अपने को क्या देखना है, एक और अपने को देखना है कि टर्मिनेशन है ना, और एक और अपना कैंसिलेशन। टर्मिनेशन में यहाँ पर हमारा रिनंसिएशन रखना है, कैंसिलेशन रिनंसिएशन, ठीक है जी। रिनंसिएशन और कैंसिलेशन, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट अपने को समझने हैं। सबसे पहले ओसीआई का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ओसीआई का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने को एक चीज़ समझनी है कि वो व्यक्ति या तो है ना पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, है ना, या तो कमेंसमेंट ऑफ, या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ओसीआई कार्ड होल्डर है ना, या तो फिर वो व्यक्ति ऐसा कुछ है, या तो व्यक्ति पहले यहाँ का नागरिक हो बाद में उसे नागरिकता छोड़ दी हो, या तो उसके माँ बाप यहाँ के नागरिक रहे हों, या फिर मतलब वो यहाँ का नागरिक ना हो और ओसीआई जो है ना वो सिर्फ यहाँ की ओसीआई कार्ड होल्डर रखना चाहता हो किसी भी तरीके से, तो इंडियन कॉन्सुलेट में अप्लाई करके वो ओसीआई ले ले, जो भी उसका रीज़न है। दूसरा है कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स।
इसके राइट्स के कन्फर्मेंट जो भी होंगे वो कौन देगा, इंडियन पार्लियामेंट देगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ओसीआई के रजिस्ट्रेशन में हल्के से 1-2 पॉइंट में मिस कर रहा हूँ, तो आप बुक में देख लेना, अब इसके लिए मैं खोल नहीं रहा बुक। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत हल्के से 1-2 पॉइंट है मैं मिस कर रहा हूँ, देख लेना। 2 पॉइंट तो फोर श्योर हैं कि या तो व्यक्ति जो है पहले यहाँ का नागरिक रहा हो और उसने नागरिकता छोड़ दी हो, अब वो बाहर रह रहा है, लेकिन यहाँ की ओसीआई कार्ड होल्डर को वो तो मिल जाएगी उसको। ठीक है, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, दूसरा क्या है, वो एलिजिबिलिटी रखता हूँ यहाँ की होने की। ठीक है, एलिजिबिलिटी का मतलब क्या, उसके माँ बाप यहाँ के कभी रहे हो, या तो ग्रैंड वो रहे हो, या तो उसको बाय नेचुरलाइजेशन पहले नागरिकता मिल गई हो, बाय डिसेंसी मिल गई हो, जैसी भी चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स है। कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स यानी ओसीआई को जो भी राइट्स है वो देगा कौन, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट देगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो क्या क्या राइट्स नहीं मिलने वाले, सबसे पहले आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 नहीं मिलने वाला है। उसके बाद क्या है, वो प्रेसिडेंट वाइस, ठीक है ऐसे ही बता देता हूँ। आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है ना, उसमें कोई राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता, वो एमपी और एमएलए नहीं बन सकता, वो यूपीएससी में या फिर स्टेट सर्विसेज में भाग नहीं ले सकता। हाँ, कोई भी ऐसी जो सर्विस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड कर रही है ना, स्पेशल तौर पे। ठीक है, यूपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड कर रही है वो अलग चीज़ है, उसमें वो जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। और क्या, बस यही है, और भी कुछ हो तो आप देख लेना, उसमें 1-2 पॉइंट होगा। ठीक है, रिनंसिएशन क्या है, कोई भी व्यक्ति खुद से लिख कर कह दे कि मैं जो ओसीआई कार्ड होल्डर है ना उसको त्यागना चाहता हूँ, तो तुरंत से उसकी ओसीआई कार्ड जो ये भी है ओसीआई कार्ड होल्डर है ये खत्म हो जाएगी, जो भी इसको ओसीआई वगैरह मिला हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, उसका जो स्पाउस है ना, यानी उसकी जो पत्नी है, ठीक है, उसके जो बच्चे हैं, उसके आने वाली जो पीढ़ी है, उन सबको ओसीआई कार्ड होल्डर खत्म हो जाए। अच्छा हाँ, रजिस्ट्रेशन में एक चीज़, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा था ये लिख देता हूँ। मानकर चलो कोई व्यक्ति है जिसने ओसीआई ले रखा है, ठीक है, और उसने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली, मतलब कोई लड़की है तो कोई लड़का, उसने अपने अपोजिट जेंडर से शादी कर ली, और जो भी है तो उसके स्पाउस को, है ना, स्पाउस को ओसीआई कार्ड होल्डर पता कब मिलेगा, शादी होने के 2 साल तक उस शादी को टिकना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उन्हें ओसीआई कार्ड होल्डर जो उसके स्पाउस है उसको भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिनंसिएशन क्या है, कब ओसीआई की कार्ड होल्डर की नागरिकता जाएगी। एक तो कोई व्यक्ति है जो खुद से त्याग रहा है, ठीक है, उसकी ओसीआई की कार्ड, तो उस केस में मैंने आपको बताया कि उसकी बीवी या पति पत्नी है जो स्पाउस है उसकी भी खत्म हो जाएगी, उसकी अगली जो पीढ़ी है उसकी भी खत्म हो जाएगी, है ना, उससे अगली जो पीढ़ी है वो भी खत्म हो जाएगी। कैंसिलेशन का जो तरीका वो ये है कि भैया या तो वो ओसीआई कार्ड होल्डर को लेने में फ्रॉड कर दे कोई, कि उसने डॉक्यूमेंट मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट बता दिए, या तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ना डिसलॉयल्टी दिखा रहा है, गाली वगैरह दे रहा है, कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है, या फिर वो जो एनिमी नेशन है ना उनको हेल्प कर रहा है वार वगैरह में, कुछ भी दूसरा वो काम कर रहा है। तीसरा क्या केस है कि ओसीआई कार्ड होल्डर है ना, उसकी जो स्पोस है, उसकी जो शादी है ना वो टूट गई है, शादी टूट गई है, या तो शादी नहीं टूटी है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी मतलब शादी में है ना, मैरिज वगैरह में, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में है, तो उस केस में उसकी ओसीआई कैंसिलेशन हो जाएगी। कैंसिल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने ओसीआई कैंसिलेशन भी आपको बता दिया, और मैं लगभग अच्छा एक चीज़ और, जो रजिस्ट्रेशन होगा क्या ना, वो जो ये पॉइंट में लिखना भूल गया, हल्का से लिख दो, रजिस्ट्रेशन होगा FRRO। ओसीआई कार्ड होल्डर है ना, अगर जो व्यक्ति देश से बाहर रह रहा है ना, इंडियन टेरिटरी से बाहर रह रहा है, तो उसको जहाँ पर भी वो रह रहा है ना, उसको वहाँ पर वहाँ के कॉन्सुलेट और डिप्लोमेट से अपने आप को रजिस्टर करना है ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए, और वो इंडियन टेरिटरी, उस केस में शायद $275 के आसपास की मेरे हिसाब से फीस है। ठीक है, और अगर वो भारत के अंदर रह रहा है तो उसे, इसको मैं बोलते हैं FRRO में उसको रजिस्ट्रेशन करना है अपने आप को, और उस FRRO की स्पेलिंग क्या है, फॉरेन, रटना नहीं है, अभी यही याद हो जाएगी, फॉरेन है ना, रीजनल है ना, रीजनल होता है स्थानिक, तो भारतीय व्यक्ति है, फॉरेन है ना, रीजनल रजिस्ट्रेशन है ना, फॉरेन्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यानी ऐसा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है जो स्थानिक है, और लेकिन फॉरेनर्स के, जो फॉरेनर्स रीजनल फॉरेनर्स है ना, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, बाहर के लोगों को स्थानीय एरिया में रजिस्ट्रेशन का ऑफिस, FRRO, यहाँ पर अपने आपको से रजिस्ट्रेशन करना, और करीब मेरे हिसाब से 15,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस है। ठीक है, ओसीआई की। ठीक है, तो इसी के साथ क्या किया है मैंने, ये वाला जो चैप्टर है ना, कौन सा वाला चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, सिटीजनशिप। ठीक है, ये खत्म, चैप्टर 6।
अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्या कैसे बोलता हूँ लग सब्सक्राइब, वो जो भी है, ठीक है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना, और कमेंट कर दो भैया, ठीक है, शेयर करो यार, ये तो ज़रूर कर दो, ये करोगे नहीं, ये आप इनमें से तो कोई करोगे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करोगे, इस वजह से कह रहा हूँ थोड़ा सा शेयर कर दो, ठीक है, मेरी हेल्प करो, नहीं भी करोगे तो जाओगे काम से बच के, फिर से यहीं आओगे, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना है, शेयर भी करो, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करो, मजाक से अलग, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करो, गलत ठीक है, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करो, टेंशन, दिल ठोक ठोक के डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।